कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत, जिसकी चर्चाएं सुनकर मोहम्मद गजनी से लेकर अंग्रेजों तक ना जाने कितने बाहरी ताकतों ने इस पर समय समय पर हमला करा। ऐसा ही एक लंगड़ा हमलावर था, जो था तो लंगड़ा लेकिन अपने दुश्मन से हमेशा एक कदम आगे रहता था। लंगड़ा होने के बाद भी वह 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके और हिंदुकुश को पार कर भारत पहुंचा था और भारत पहुंचकर उसने दिल्ली में ऐसा कोहराम मचाया कि दिल्ली को इससे उभरने में अगले 100 सालों का समय लगा। कहा जाता है कि उसके सैनिकों ने दिल्ली में इतने लोगों का कत्लेआम करा कि उनके कटे हुए सिरों से एक ऊंचा पहाड़ बन गया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एशिया या आज के उज्बेकिस्तान में पैदा हुए क्रूर शासक तैमूर लंग की, जिसने साल 1398 में दिल्ली पर अपना कहर बरसाया था। बताया जाता है कि तैमूर खुद को तो इस्लाम का रक्षक बताता था, लेकिन इतिहास में उसे मुस्लिमों का सबसे ज्यादा कत्ल करने वाला शासक भी बताया जाता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि लंगड़ा होने के बावजूद भी एक शासक कैसे दिल्ली पहुंचता है, और इसके साथ साथ ही हम इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि क्यों करीना कपूर के बेटे का नाम तैमूर रखे जाने पर लोगों ने उसका कड़ा विरोध करा था। इसलिए दोस्तों, बने रहें पूरे वीडियो में। तैमूर, जो कि उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ था, वह साल 1390 में ताख्तमिश के शहर को हराकर समरकंद वापस लौटता है। इसी समय पर उसके पास एक गुप्तचर के द्वारा खबर पहुंचाई जाती है कि दिल्ली की सत्ता कमजोर पड़ रही है। इसके साथ साथ वह गुप्तचर तैमूर को दिल्ली की अपार संपत्ति के बारे में भी बताता है, जिस कारण से लंगड़े तैमूर के दिमाग में दिल्ली के सपने शुरू हो जाते हैं। तैमूर से पहले भी भारत में कई बार मंगोल अटैक करने की कोशिश कर चुके होते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के एक मिलिट्री कमांडर, जिसका नाम जाफर खान था, कहा जाता है कि मंगोल को जाफर खान का इतना ज्यादा खौफ था कि मंगोलियाई घोड़े तक भी उससे डरते थे। उसी की बदौलत इतने सालों तक मंगोल भारत में एंट्री नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ तैमूर से पहले और चंगेज खान के बाद भी मंगोल में कोई इतना पावरफुल शासक नहीं था कि वे भारत की तरफ नजर डाल सके। लेकिन 14वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली की सत्ता कमजोर पड़ने लगती है और जिस कारण से तैमूर भारत पर आक्रमण करने का प्लान बनाता है। इसी समय पर दिल्ली में खिलजी के बाद तुगलक का राज होता है, लेकिन साल 1328 में फिरोज शाह की मृत्यु के बाद, जो कि तुगलक वंश का अंतिम सक्सेसफुल रूलर भी होता है, इसके बाद दिल्ली की सत्ता कमजोर पड़ने लगती है। तैमूर के अटक के समय पर साल 1398 में दिल्ली की गद्दी पर राज होता है नजरुद्दीन मोहम्मद शाह का, लेकिन वे सत्ता में इतने कमजोर होते हैं कि असली हुकूमत मल्लू इकबाल और सराव खान के द्वारा चलाई जाती है, जो कि बादशाह के वजीर होते हैं। सब कुछ जानने के बाद अगस्त 1398 में तैमूर भारत पर अटैक करने की तैयारी करता है। भारत आने से पहले तैमूर को कई सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। इसमें सबसे कठिन काम होता है हिंदुकुश को पार करके भारत पहुंचना। उसके पास करीब 1 लाख सैनिक थे और करीब 2 लाख घोड़े, और इन घोड़ों पर राशन लदा रहता था। रास्ता ऐसा था कि कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। यहाँ तक कि तैमूर, जो कि खुद एक लंगड़ा था, उसे भी घोड़े से उतरकर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। इसके साथ साथ इस समय पर बरसात का मौसम भी था, नदियाँ उफान पर रहती थी। नदियों को पार करना एक अलग चुनौती थी, लेकिन इस सब के बाद भी तैमूर की सेना नवंबर माह तक दिल्ली पहुंच जाती है। तैमूर के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी दिल्ली के हाथी। तैमूर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि उसे भारत के हाथियों के बारे में सुना था कि उनके चारों तरफ बख्तर लगा रहता था और उनके दांतों पर धारदार और नुकीले शस्त्रों में जहर लगा हुआ रहता था, जिससे वे दुश्मन को चीर फाड़ देते थे। इन हाथियों पर ना ही तीर और ना ही भालों का कोई असर होता था। कुल मिलाकर कहें तो ये आज के समय के टैंक के बराबर हुआ करते थे। लेकिन तैमूर इन हाथियों से निपटने का भी उपाय निकालता है, जिसका जिक्र आगे हम इस वीडियो में करेंगे। दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते जो भी तैमूर का विरोध करता है, वह उन सबको या तो मौत के घाट उतार देता है या फिर बंदी बना लेता है, और इस प्रकार से उसने दिल्ली पहुंचने से पहले करीब 1 लाख लोगों को बंदी बनाया हुआ था। जब तैमूर दिल्ली पहुंचा तो 17 दिसंबर 1398 को बादशाह का वजीर मल्लू इकबाल अपने हाथियों की फौज के साथ खड़ा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि तैमूर हमेशा ही अपने दुश्मन से एक कदम आगे चलता था। इन हाथियों से निपटने के लिए उसने प्लान बनाया हुआ था।
तैमूर ने बैल और ऊँटों के ऊपर लकड़ी और सूखी घास लगवा दी थी और युद्ध के दौरान जहां इन्हें खड़ा किया गया था उसके पीछे बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए गए थे। युद्ध में जब दिल्ली की सेना के हाथी आगे आने लगे तो तैमूर ने अपने सैनिकों से ऊँट और बैलों पर रखी घास में आग लगाने को कहा। जलती आग के साथ ऊँट जब आगे बढ़े तो हाथी डरकर उल्टे भागने लगे और आगे जाते तो गड्ढे में गिरते, इसलिए वे उल्टे भागे। अब वे अपने ही सैनिकों पर चढ़ने लगे थे, उन्हें कुचलने लगे थे। दिल्ली के सैनिकों में इतना हड़कंप मच गया था कि दिल्ली की हार निश्चित हो गई थी और कुछ ही घंटों में तैमूर ने यह जंग जीत ली थी। इसके साथ साथ दिल्ली के बादशाह महमूद शाह और वजीर मल्लू इकबाल भी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग निकले। और युद्ध खत्म होने के बाद तैमूर की आर्मी ने दिल्ली का वो हाल करा जिसे सुनकर आज भी आपकी रूह कांप उठेगी। सबसे पहले इन मंगोल सिपाहियों के द्वारा दिल्ली की औरतों का रेप करा जाता है और उसके बाद लोगों के घरों को तोड़कर लूटपाट मचाई जाती है। इसके साथ साथ तैमूर ने गैर मुस्लिमों या हिंदुओं को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश भी दिया था। कहा जाता है कि तैमूर की फौज ने दिल्ली में इतनी लाशें बिछा दी थी कि उनके कटे सिरों के ढेर से एक पहाड़ बन बैठा। लगातार 15 दिनों तक तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली को लूटा और लूटा ऐसा कि दिल्ली को इससे उभरने में अगले 100 सालों का समय लगा। इस सब के बाद भी तैमूर दिल्ली में ही नहीं रुकता है। इसके बाद वह मेरठ को भी लूटता है। मेरठ में ही कई लोग गंगा नदी पार कर भागने लगते हैं तो इसके बाद तैमूर 50 व्यक्तियों वाली इस नाव पर ही आग लगा देता है। इसके बाद वह हरिद्वार फिर कांगड़ा की तरफ रुख करता है और वहां पर भी हिंदू समेत मुस्लिमों का वही हाल करता है जो उसने दिल्ली में करा था। और फाइनली 6 मार्च 1399 को वह भारत छोड़कर समरकंद के लिए रवाना होता है। दोस्तों अब बात आती है कि तैमूर नाम को लेकर। दोस्तों क्या आपको लगता है कि ऐसे क्रूर शासक के नाम पर किसी को अपनी संतान का नाम रखना चाहिए? भला ही तैमूर जैसे शासक को कोई अपना आदर्श कैसे मान सकता है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।